Our next topic is सी राजागोपालाचारी फार्मूला। अब यहाँ पर 1944 में जहाँ देश में एक क्राइसिस की सिचुएशन चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की बात पर, तो यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो अपने अपने समझदारी से अपने एफर्ट्स लगाकर अपने अपने लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स के लिए प्रपोजल्स जो थे वो लेकर आ रहे थे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था जो सी राजागोपालाचारी ने हिंदू और मुस्लिम आईएनसी और मुस्लिम लीग में यूनिटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के ऊपर एक कोऑपरेशन या यूनिटी लाने के लिए ये प्रपोज़ल जो था वो रखा था, और इस प्रपोज़ल को गांधी जी ने एक्सेप्ट भी किया था। तो सी राजागोपालाचारी कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे जिन्होंने इस फॉर्मूला को प्रिपेयर किया था टू अटेन कोऑपरेशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कोऑपरेशन ईयर था 1944 का। अब इस फॉर्मूला को, इस प्रपोज़ल को कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने एक अंडरस्टैंड कर लिया था अच्छे से, और ओपनली नहीं पर कहीं ना कहीं इसकी तरफ एक एक्सेप्टेंस दिखाई थी, पब्लिकली नहीं दिखाई थी, बट देन उन्होंने इसे रिजेक्ट भी नहीं किया था। पर गांधी जी ने इस प्लान को पूरा का पूरा सपोर्ट किया था। गांधी सपोर्टेड दिस प्लान। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, इसे सीआर प्लान भी कहा जाता है। तो इस प्रपोजल के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मुस्लिम लीग जो था वो कांग्रेस की जो इंडिपेंडेंस की डिमांड है, ठीक है, इंडिपेंडेंस की जो आईएनसी की डिमांड है, इसे कम्प्लीटली इंडोर्स करेगा, प्रोपोगेट करेगा आईएनसी के साथ मिलके। सेकेंडली, मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करने में मदद करेगा। मुस्लिम लीग इज गोइंग टू कोऑपरेट एंड सपोर्ट आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन फ्रेमिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट सेंटर। मुस्लिम लीग अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, प्लस इंडिपेंडेंस को इंडोर्स करेगा आईएनसी के साथ मिलके। थर्ड पॉइंट इसका ये था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगी, जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो जो मुस्लिम मजॉरिटी एरियाज़ हैं, जहाँ पर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो पूरी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ की जो पूरी पॉपुलेशन है, वहाँ पर एक प्लेबिसाइट के द्वारा डिसाइड किया जाए कि वहाँ के लोग हिंदुस्तान से अलग, एक अलग नेशन में, एक सोवरेन स्टेट में, एक सेपरेट स्टेट में रहना चाहेंगे या नहीं। प्लेबिसाइट क्या है? वोट। प्लेबिसाइट एक तरीके से एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक तरीके से एक टूल माना जाता है। इससे जो जनता है वो डायरेक्टली वोट करती है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इट्स अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट वोटिंग। तो प्लेबिसाइट के माध्यम से जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ है वहाँ की पूरी पॉपुलेशन को मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और ईस्ट बंगाल वाला एरिया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। यहाँ के लोगों को प्लेबिसाइट के माध्यम से, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, द एंटायर पॉपुलेशन। अब एंटायर पॉपुलेशन में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। अब जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे और भी तो कुछ लोग रह रहे होंगे ना, हिंदू रह रहे होंगे या सिख रह रहे होंगे या कोई और लोग होंगे वो रह रहे होंगे। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन से प्लेबिसाइट के माध्यम से, डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से पूछा जाए कि क्या वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या वो हिंदुस्तान से अलग किसी और देश में रहना चाहेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया अलग होगा तो एरिया अलग हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम्स थोड़ी जा रहे हैं अलग, तो बाकी पॉपुलेशन भी तो साथ ही जाएगी, एरिया के साथ ही जोग्राफिकली डिवाइड होने वाली थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इन सब से पूछा जाए। तीसरा पॉइंट हो गया ये। और चौथा पॉइंट ये हुआ कि जब पार्टीशन एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर ये लोग सेपरेट यूनियन के लिए एक्सेप्टेंस दे देते हैं और पार्टीशन फाइनलाइज हो जाएगा,
तो उसके बाद हम आपस में बैठकर इंडिया और जो भी तुम्हारा नया देश होगा उस समय, मतलब जो पाकिस्तान बनने वाला था, दोनों नेशन के जो लोग हैं वो आपस में एग्रीमेंट करेंगे ऑन सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, कमर्स, कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। ये जो मेन टॉपिक्स हैं इन पे सब्जेक्ट्स पे हम बैठ के एग्रीमेंट कर लेंगे कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है और एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे के इन ये जो अफेयर्स हैं इन्हें कैसे बांटना है और कैसे सेफ गार्ड करना है। और लास्ट पॉइंट इसका ये था कि ये जो सारी टर्म्स हैं, जो पूरा प्रपोजल है, ये तभी एक्सेप्ट होगा, तभी ऑपरेट किया जाएगा अगर इंग्लैंड हिंदुस्तान को पूरी पावर ट्रांसफ़र कर देगा। only if England transfers full powers to India, तभी ये सारी जो टर्म्स होगी वो हम लागू करेंगे। अब गांधी जी ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया। अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इससे क्रिटिसाइज़ किया या कुछ ऑब्जेक्शंस दिखाए थे। यहाँ पर जिन्ना चाहते थे कि आईएनसी, हिंदुस्तान की जो आईएनसी जो उनकी टू नेशन थ्योरी है उसे अपनी जो उस पर जो अपनी मोहर है वो उस पर लगा दे। जिन्ना वांटेड आईएनसी टू सपोर्ट और एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी, ऐसा जिन्ना चाहते थे आईएनसी से। पहला पॉइंट ये हो गया, वो चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो मुसलमान हैं सिर्फ वो ही प्लेबिसाइट में वोट करें, पूरी पॉपुलेशन वोट ना करे। मतलब भाई अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है तो राजा गोपालाचारी कह रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन से पूछो ना यार, अगर तुम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को लेके चल रहे हो कि ये हमें दे दो अलग, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये पूरा हमें दे दो, तो यहाँ पे ज़रूरी थोड़ी सिर्फ मुसलमान ही रह रहे हो। ठीक है मुसलमान रहते हैं मेजॉरिटी में, लेकिन बाकी लोग भी हैं, तो उन सब लोगों से प्लेबिसाइट में पूछना चाहिए, प्लेबिसाइट उन्हें मिलना चाहिए और सबसे पूछो कहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन जिन्ना चाहते थे कि सिर्फ क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है इसलिए जिन्ना ने कहा कि नहीं पूरी पॉपुलेशन को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान मेजॉरिटी में, तो केवल मुसलमानों से पूछा जाए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। तो भाई जब मुसलमान ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, मुझे अलग देश मिल रहा है रहने के लिए, मैं क्यों नहीं लूँगी। तो ऑब्वियसली वो तो एक विन विन सिचुएशन थी और जिन्ना एक तरीके से साफ नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की थी कि जो प्लेबिसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को मिले, पूरी पॉपुलेशन को ना मिले। साथ में उन्होंने एक जो सी राजा गोपालाचारी की जो ये आइडिया था, प्रपोजल में एक पॉइंट था कि आईएनसी को सपोर्ट किया जाए ऑन द क्वेश्चन ऑफ और फॉर्मिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो जिन्ना को इस कॉमन प्रोविजनल गवर्नमेंट से बहुत ही प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा था कि कॉमन सेंटर नहीं हम रखेंगे, कि पहले हिंदुस्तान एक कॉमन सेंटर हमारी मदद से इस्टेब्लिश कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार इस्टेब्लिश कर ले और बाद में हम फिर बंटवारे की चीज़ों पे सोचे। तो ऐसा नहीं होगा। ही वॉज नॉट रेडी टू हैव अ कॉमन सेंटर। यहाँ पर ये मेन पॉइंट्स आ गए थे। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर मुस्लिम लीग के साथ इंडिपेंडेंस की बात पर या पूरे हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन पर कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो गई थी। द लीग डिड नॉट केयर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनियन। लीग सिर्फ अपना एक अलग नेशन चाहती थी, उसे हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जो डिमांड्स थी उन पर वो अटके रहे। लेकिन इस प्लान को, अगर मैंने ये बताया कि दिस प्लान वाज सपोर्टेड बाय गांधी, तो यहाँ पर जो वीर सावरकर हैं उन्होंने इसे कंडेम किया था, इसे क्रिटिसाइज़ किया था। ये क्रिटिसाइज सी राजा गोपालाचारी प्रपोजल। अब इसके बाद एक और प्रपोजल आया जिसे कहते हैं, मैंने बताया था, देसाई लियाकत पैक्ट। ये देसाई है भूला भाई देसाई और ये है लियाकत अली खान। ये दो लोग, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने सोचा कि जो ये डेडलॉक क्रिएट हो चुका है हम इसे रेक्टिफाई करते हैं। तो भूला भाई देसाई जो उस समय कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर थे, वो लियाकत अली खान से मिले जो मुस्लिम लीग के डेप्यूटी हैं। ये मुस्लिम लीग के डेप्यूटी हैं, ML इसके डेप्यूटी हैं और ये कांग्रेस के लीडर हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब यहाँ पर ये दोनों आए इस ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर।
ऑब्जेक्टिव या एम था टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट, या फर्दर सजेस्टिंग द प्रोविजंस और प्रपोजल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर। अब यहाँ पर इन्होंने कहा दैट जो सेंटर है इट शुड कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड द लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड 20% सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़। इन्होंने कहा कि INC और मुस्लिम लीग सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है जब वो बनेगी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, इन दोनों के इक्वल नंबर ऑफ पीपल हों। इसके अगर 20 हैं तो इसके भी 20 हों, अगर इसके 100 हैं तो इसके भी 100 हों, और 20% रिजर्वेशन दे दी जानी चाहिए माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ पे। लेकिन इस पर भी INC और लीग जो थे वो दोनों इन शर्तों पर जो है सेटलमेंट नहीं कर पाए। But the fact that a sort of parity between Congress and League was decided upon the far-fetching consequences. अब इसके बाद आता है वेविल प्लान। वेविल प्लान, अब यहाँ पर यूरोप में मई 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो चुका है, ये समाप्त हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो जापानीज थ्रेट है वो देश के ऊपर अभी भी छाया हुआ है। तो जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पर हिंदुस्तान के लिए एक सुझाव भेजा। इस समय वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के लॉर्ड वेविल। He was permitted to start negotiations with Indian leaders and Congress leaders were released from jails in June 1945. यहाँ पर विंस्टन चर्चिल कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए, मदद करने के लिए वाइसरॉय वेविल को भेजेंगे और इन्हें कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं उनके साथ नेगोशिएशंस करना शुरू कर दें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कांग्रेस के लीडर्स जो बेचारे क्विट इंडिया मूवमेंट करके बंद हैं जेलों में, इन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये तकरीबन 1942 से बंद हैं जेलों में एंड देन 1945 में इन लोगों को रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सरकार अब एक नेगोशिएशन क्यों करना चाहती है लीडर्स से, देश के लीडर से। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि इंग्लैंड में अब इलेक्शन ड्यू है, और क्योंकि यहाँ पर इतने टाइम से लेबर वर्सेस कंजर्वेटिव पार्टी चल रहा है तो अब फिर से यहाँ पर मिड 1945 में इलेक्शंस ड्यू हैं इंग्लैंड में। ये बात आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर कंजर्वेटिव्स चाहते हैं कि वो एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करे दुनिया पर इंडिया की हेल्प करके, और एक सिंसियर सोल्यूशन निकाले हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स पे। साथ में इनके जो USA और चाइना जैसे एलीज रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, उनका प्रेशर बना हुआ है। वो देख रहे हैं कि ब्रिटिश जो है वो हिंदुस्तान के साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है या नहीं है, वो सब चीज़ें चल रही हैं। साथ में यहाँ पे जो गवर्नमेंट है दे वांटेड टू डाइवर्ट इंडियन एनर्जीज इनटू चैनल्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश। अब यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो इतना भारी नुकसान सह चुका है, तो वो चाहता है कि हिंदुस्तान जैसी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी से और भी ज़्यादा पैसा वो कमाए और अपने नुकसान की भरपाई करे। अब हम देखेंगे कि प्लान था क्या एक्चुअली, वेविल प्लान। The idea was to reconstruct Governor General's Executive Council pending the preparation of a new constitution. ये चाहते थे, वेविल प्लान चाहता था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। ठीक है, कौन फ्रेम करे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ना हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह काम करे और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। फॉर दिस पर्पस अ कॉन्फ्रेंस वॉज कन्वीन बाय द वाइसरॉय। अब लॉर्ड वेविल शिमला में, अब हमारे शिमला की बात आ चुकी है, शिमला में जून 1945 में एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जिसे हम कहते हैं द शिमला कॉन्फ्रेंस आई बिलीव। एक शिमला कॉन्फ्रेंस 1905 की भी है, आगा खान वाली, जो कि कौन थे वो, लॉर्ड मॉर्ले है ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के लॉर्ड मिंटो के साथ हुई, जिसमें आगा खान ने सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात की थी। वो 1905 में हुई थी और 1906 में उन लोगों ने
मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन रख दी थी। अब शिमला में एक और कॉन्फ्रेंस हुई, वाइसरॉय हैं लॉर्ड वेविल, ईयर है 1945, मंथ इज जून। अब इसके मेन प्रपोजल्स क्या थे ये देख लेते हैं हम। विद द एक्सेप्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ, ऑल द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी इंडियंस। उन्होंने कहा कि अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 12 मेंबर्स हैं और 8 को तो हम ऑलरेडी इंडियन बोल चुके हैं कि मेजॉरिटी इंडियन की रहेगी, तो 12 में से 8 जो हैं वो तो इंडियंस ही हैं। उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में काम करेगी और हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके देगी। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइस रॉय और कमांडर इन चीफ के अलावा सारे लोग हिंदुस्तानी होंगे, सारे इंडियंस होंगे। जो मुस्लिम्स हैं और जो हिंदूज़ हैं दोनों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मान लीजिए अगर 10 सीट्स दी जा रही हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस के लिए, 10 सीट्स रिजर्व्ड हैं 12 में से, तो 5 मुस्लिम लीग की और 5 मुस्लिम्स की और 5 हिंदूज़ की रहेगी। जो ये काउंसिल है इसका काम होगा, ये एक्ट करेगी या ये फंक्शन करेगी एक इंटरिम गवर्नमेंट जैसा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट का काम या रोल जो है या फंक्शंस जो है वो प्ले करने वाली है। गवर्नर जनरल को यहाँ पर विटो पावर दी जाएगी ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। हमारा जो आर्टिकल होना चाहिए ये वाला 76, 77, 75, 76 जो हमारे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर, दे शुड बी प्राइम मिनिस्टर इंडिया हु शुड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, वो सब जो है वो यहाँ पर ये काम आ रहा है। गवर्नर जनरल को विटो पावर मिलेगी, विटो पावर, ही हैज़ द पावर टू एक्सरसाइज विटो बट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक बात हो गई। उसके बाद जो अलग अलग पार्टीज़ के, डिफरेंट पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक जॉइंट लिस्ट वाइस रॉय को देंगे फॉर द नॉमिनेशन टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब मान लीजिए आईएनसी एक पार्टी है, हिंदू सभा एक पार्टी है, मुस्लिम लीग एक पार्टी है, लिबरल पार्टी है एक देश में वो है, डिप्रेस क्लासेस की अलग अलग पार्टी है, जस्टिस पार्टी है। तो ये सब अपने अपने जो नॉमिनेशन सब इकट्ठे हो और एक जॉइंट लिस्ट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की बनाकर वाइस रॉय को दे दें। अगर वो कहते हैं कि अगर एक जॉइंट लिस्ट आप नहीं बना सकते हो तो इंडिविजुअल लिस्ट बनाकर आप हमें दे सकते हैं, सेपरेट लिस्ट बनाकर भी दे सकते हैं, जो कि वाइस रॉय के पास दी जाएगी फॉर द नॉमिनेशन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। साथ में इन्होंने ये कहा कि if there are possibilities to be kept open for negotiations on a new constitution once the war was finally won। एक बार हम लड़ाई जीत जाए फिर उसके बाद जो है हम नए कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेगोशिएशंस हैं उसके ऊपर हम काम कर सकेंगे। अब वेविल प्लान में मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था वो देख लेते हैं हम। जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि लीग के जो नॉमिनीज़ हैं वो, मतलब जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो सारे के सारे लीग जो है वो नॉमिनेट करे। वेविल प्लान में ये क्या कहा गया कि हिंदूज़ और मुस्लिम, जो कास्ट हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनको बराबर सीट्स मिलनी चाहिए। और मुस्लिम लीग कह रहा है कि मुस्लिम लीग जो है वो अपने जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करेगा। मतलब कोई और पार्टी या कोई और आदमी कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहता है, वैसा कुछ नहीं होगा। द लीग वांटेड ऑल मुस्लिम मेंबर्स टू बी लीग नॉमिनीज। मुस्लिम लीग ही सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे और मुसलमानों को नॉमिनेट करे। मतलब अगर कोई और लोग हैं जो, मान लीजिए जैसे कि हिंदुस्तान में आईएनसी के प्रेसिडेंट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं, तो आईएनसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पार्टिसिपेशन शायद नहीं दिखा सकेगी इस हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम है वो, और सारी मुस्लिम सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग चाहता है कि सारे मुसलमान हम ही उस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में भेजें। इसका मतलब आईएनसी, मतलब आई एम टेकिंग इट एन एग्जांपल कि अगर आईएनसी चाहे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक नॉमिनी के रूप में वहाँ नहीं भेज सकती, बिकॉज द राइट टू नॉमिनेट मुस्लिम्स शुड बी गिवन टू मुस्लिम लीग एज पर देयर ओपिनियन। Because it feared that since the aims of other minorities, depressed classes, Sikh, Christians, etc., were the same as those of Congress, this arrangement would reduce the league to a 1/3 minority. उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो नॉमिनीज़ हैं, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लीग ही नॉमिनेट करेगा,
क्योंकि उन्हें डर था कि जो माइनॉरिटीज़ में, जब बाकी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात आएगी, जैसे कि डिप्रेस क्लासेस अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे या सिख भेजेंगे या क्रिश्चियन भेजेंगे, तो ये सब लोग जो है मेजॉरिटी में रहेंगे और ये कहीं ना कहीं हिंदूज़ की या आईएनसी की जो एक डोमिनेंस है उसके अंडर आ जाएंगे, आईएनसी से काफ़ी हद तक सहमत होते रहेंगे। तो हम जो है वो मेजॉरिटी में अगर रहें तो सही रहेगा। अगर हम खुद को मेजॉरिटी में ना रखें या क्या कहते हैं, खुद सारे लोगों को नॉमिनेट ना करें, तो ये सब डिप्रेस क्लासेस और आईएनसी मिलके इकट्ठी हो सकती है और मुस्लिम लीग जो है वो सिर्फ 1/3 बॉडी ही फॉर्मेशन करेगी। तो उनके पास एक वो एक्सक्लूसिव विटो का राइट नहीं मिल पाएगा टू ओवरराइड डिसीजंस। यहाँ पर ये चीज़ थी। लेकिन वेविल चाहते थे, जो लॉर्ड वेविल थे, वो चाहते थे जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है वो खिज़र हयात खान बने। खिज़र हयात खान बने। ही सजेस्टेड हिज नेम। ये लॉर्ड वेविल के ओपिनियन में अच्छे रिप्रेजेंटेटिव थे मुस्लिम्स के, और ये वेस्टर्न पंजाब के थे। साथ में लीग ने कहा, द लीग क्लेम्ड सम काइंड ऑफ विटो इन द काउंसिल। उन्होंने कहा कि हमें एक स्पेशल तरीके की विटो पावर दी जानी चाहिए विद डिसीजंस अपोजिंग टू मुस्लिम्स नीडिंग अ 2/3 मेजॉरिटी फॉर अप्रूवल। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम्स की जहाँ हित की बात आएगी, मुस्लिम्स का कोई इशू उठेगा, मान लीजिए हम अपने हक के लिए कोई इशू उठाते हैं, तो वो नॉर्मली सिंपल मेजॉरिटी से, अगर आप उससे रिजेक्ट करना चाहते हैं, अपोज करना चाहते हैं, तो उसे अपोज ना किया जाए। एक स्पेशल टाइप की विटो मुस्लिम लीग को प्रोवाइड होनी चाहिए, और हमसे रिलेटेड अगर काउंसिल कोई भी डिसीजन ले रहा है, उसे अपोज करना चाह रहा है हमारे सजेशन को, हमारी कंसिड्रेशन को, तो वो 2/3 मेजॉरिटी से ही हमें जो है वो अपोज करे। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उस ऑपोजिशन को या रिजेक्शन को अप्रूव करने के लिए। सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड। ये थे मुस्लिम लीग के इश्यूज एंड ऑब्जेक्शंस। अब वेविल यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर बैठे। ही अनाउंस्ड अ ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्स, दस गिविंग लीग अ वर्चुअल विटो। वेविल ने डिस्कशन करके वर्चुअली एक विटो पावर मुस्लिम लीग को भी दी थी, जिसने मुस्लिम लीग की जो पोजीशन थी उसे और स्ट्रेंथन कर दिया था आने वाले 1945-46 के इलेक्शंस में। और जिन्ना की जो पोजीशन थी वो और स्ट्रेंथन अप हो गई थी और बूस्ट हो चुकी थी, और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसे उसने और ज़्यादा एक तरीके से एक्सपोज कर दिया था। सो ये रहा हमारा फर्दर जो मैंने आपको बताया, सीर राजा गोपालाचारी प्लान, लियाकत एंड देसाई पैक्ट, एंड देन लास्टली वेविल प्लान। थैंक यू।